गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम दक्षिण भारत की एक झलक ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आप सबका ये ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ये जो पाठ है दक्षिण भारत की एक झलक, विनय मोहन शर्मा द्वारा लिखित निबंध एक रोचक यात्रा वृत्त है। इसमें लेखक ने दक्षिण भारत के रीति रिवाज, दृश्य, स्थानों का, संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। किंतु राष्ट्रीय एकता के भाव का पोषण करने में यह यात्रा वर्णन आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। तो लेखक कौन है? विनय मोहन शर्मा। इनका परिचय आप देख लेना। वैसे इनका परिचय में ये मुख्य बात है कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले में हुआ। ये भोपाल विश्वविद्यालय से संबंध रहे और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के महाकाव्य कृष्णायन को आपने अवधी से खड़ी बोली में रूपांतरित किया, मतलब खड़ी बोली में उसको प्रस्तुत किया है कृष्णायन को। तो इसमें जो विशिष्ट स्थान है इनका, ये आप तैयार कर लेना। अब लेखक क्या बता रहे हैं अपनी यात्रा के बारे में। सन 1953 में पहली बार मुझे त्रिवांकुर को त्रावणकोर भी कहते हैं, जाते समय मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल की एक झलक देखने को मिली। मतलब लेखक जा रहे थे त्रावणकोर, लेकिन उनको रास्ते में ये सब चीज़ें देखने को मिली। शाम को नागपुर जो आती है एक्सप्रेस, वो रात भर मध्य प्रदेश तथा हैदराबाद की सीमा में दौड़ती रहती है और सवेरे बेजवाड़ा बेजवाड़ा पहुंचती है, जो आंध्र का एक प्रमुख नगर है। यहीं से मुझे ऐसे लगा कि मानो किसी नई दुनिया में प्रवेश हो रहा है। समुद्र की लहरों को छूकर हवा बह रही है। कृष्णा नदी के भी यहाँ दर्शन होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंध्र की स्त्रियाँ खुली साड़ी धारण करती है, पुरुष भी लुंगी नहीं पहनते, उत्तरवासी की तरह धोती ही पहनते हैं। मतलब आपको ये क्वेश्चन जब आता है कि आंध्र प्रदेश के निवासियों की क्या वेशभूषा है, तो आपको ये लिखना है। पीछे लांग का छोर झंडी की तरह लहराता दिखाई देता है, मतलब उनकी धोती को पहनने का तरीका। वर्ण प्रायः गौर होता है। लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं, जिसमें लगभग 70% शब्द संस्कृत के होते हैं। मतलब तेलुगु भाषा में संस्कृत के शब्द अधिक होते हैं। आंध्र में हिंदी की तुलसीकृत रामायण का बड़ा प्रचार है, मतलब वहाँ रामायण बहुत अधिक पढ़ी सुनी जाती है। मेरे एक सहयात्री ने प्रातः उठते ही उसका पाठ आरंभ कर दिया। उन्हीं से ज्ञात हुआ कि 18वीं शताब्दी में होने वाले वहाँ के भक्त जो थे त्यागराज ने भी तुलसी का ही अनुकरण किया और उनके ऋण को अपनी कृति में स्वीकार किया। मतलब उनके ऋण, मतलब उसमें से जो उन्होंने लिया, इसका ऋण जो उनके ऊपर है कर्ज, उसको उन्होंने अपनी कृति में स्वीकार किया कि मैंने तुलसी की रामायण में से कुछ अंश लिए हैं। प्रातः लोग अब आंध्र प्रदेश में चाय के बजाय कॉफ़ी की अधिक मांग करते हैं। कॉफ़ी जो होती है वहाँ अधिक पाई जाती है। साथ में भाप से बनी हुई चावल की इडली का नाश्ता करते हैं। मतलब आंध्र प्रदेश का भोजन क्या है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो आप इनको अंडरलाइन करते चलो। स्त्रियों में फूलों का अधिक चाव है। प्रायः इनके केश उनकी मालाओं से सुरभित होने लगते हैं। मतलब वहाँ की स्त्रियाँ फूल अधिक लगाती है। वेणी की मालाएं खूब बिकती है। सामान्यतः स्त्री का प्रसाधन क्या है? श्रृंगार का समय संध्या है, पर यहाँ प्रातः से ही केश सज्जा होने लगती है। मतलब यहाँ की स्त्रियाँ फूलों से केशों को अधिक सजाती है। आंध्र में काजू और केले के अतिरिक्त धान की उपज, मतलब चावल की उपज अधिक होती है। यहाँ पर उपज कौन सी है? मुख्य रूप से काजू और केला और धान। आंध्र में स्त्री पुरुषों में भावुकता अधिक पाई जाती है। तमिलनाडु के निवासियों को अपना नाडु मतलब प्रदेश होता है, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति ही सबसे सर्वोपरि, मतलब सबसे अच्छी जान पड़ती है। फिर भी वह समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने ढालने में कभी नहीं पिछड़ता। अपने आप को मतलब ढाल लेता है समय के अनुसार और अपनी बात को बड़ी चतुराई से साध लेता है।
तो हमारी गाड़ी जो है आंध्र की सीमा में दौड़ती रही। गुडूर के निकट तमिलनाडु में उसका प्रदेश हुआ। यह भाग तमिल भाषा भाषी है, मतलब तमिल बोलने वाला जो प्रदेश है गुडूर, वहाँ पर वो पहुँच गए आंध्र की सीमा में। यहाँ पुरुषों की पोशाक में लुंगी कुर्ता और आज की बुशर्ट के दर्शन होते हैं और रंग में श्यामता बढ़ने लगती। मतलब हम जैसे जैसे आंध्र की तरफ बढ़ते हैं यहाँ थोड़ा रंग सांवला है लोगों का। स्त्रियों की वेशभूषा में विशेष अंतर नहीं है, पर उन्हें हरा रंग खूब भाता है। मतलब तमिलनाडु में स्त्रियों को हरा रंग बहुत अधिक पसंद आता है। उत्तर भारत में भी जब तमिल घर बनाता है तो उसकी खिड़की दरवाज़ों को हरे रंग से रंगना नहीं भूलता। उसकी आंखें हरियाली देखने की लोभी है। मतलब ये आंध्र की विशेषता है, ये आपको पूछ सकते हैं। यही कारण है कि उसकी गृहिणी हरा परिधान धारण करती है। हरे रंग के बाद लाल रंग, मतलब हरा सबसे अधिक पसंद है, उसके बाद लाल रंग पसंद है। तमिल और आंध्र के भोजन में विशेष अंतर नहीं है। केले के पत्ते पर, मतलब वहाँ अधिक अंतर नहीं है दोनों के भोजन में। अधिकतर वहाँ क्या होता है, केले के पत्ते पर भात का ढेर, रसम, दाल, तरकारी, दही, चटनी और मोर तक्र मतलब छाछ परोसा जाता है। और खाने वाला बड़ी शीघ्रता से भात में सब कुछ सान कर, मतलब भात यानी चावल में सब कुछ मिलाकर उसके लंबे लंबे पिंड बनाकर गटकता जाता है। मतलब वहाँ की ये खास भोजन की विशेषता है कि वहाँ पर चावल के साथ रसम आदि जो परोसे जाते हैं उसको चावल में मिलाकर वो ग्रहण करता है। स्टेशनों के आहार गृहों में भी धरती पर केला पत्रों को बिछाकर पंक्ति की पंक्ति भोजन के लिए बैठ जाती है। मतलब वहाँ केले के पत्ते पर ही भोजन किया जाता है। अय्यर मतलब जो ब्राह्मण होते हैं वहाँ के खास, वो निरामिष भोजी होते हैं। मतलब वहाँ पर वो शाकाहारी नहीं होते और ब्राह्मणेतर को आमिष से परहेज, मतलब जो ब्राह्मण नहीं है वो सब वहाँ पर आमिष मतलब मांस का भक्षण करते हैं। उनका मुख्य आहार भात ही है। भात की इडली छोले के समान, डोसा और उपमा चटनी और दही के साथ बड़े प्रेम से खाते हैं। मतलब डोसा, उपमा और इडली ये वहाँ का मुख्य भोजन है जिसको वो चटनी और दही के साथ खाते हैं। सुदूर दक्षिण में, मतलब जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ बढ़ते जाते हैं, उत्तर भारत के समान तरह तरह की मिठाइयों की दुकानें वहाँ नहीं है। मतलब उत्तर भारत से अंतर क्या है, उत्तर भारत में मिठाइयों को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि यहाँ पर इतना मिठाइयों का चाव नहीं है। बड़े बड़े नगरों में उत्तर भारत में एक दो हलवाई थोड़ी बहुत मिठाई बनाते हैं। चटपटी खारी खट्टी चीज़ें दक्षिण भारतीयों को बहुत प्रिय है। मतलब वहाँ जो है चटपटी खारी खट्टी चीज़ें पसंद करते हैं, मिठाई का कम इस्तेमाल होता है। घी के अपेक्षा नारियल के तेल का, मतलब वहाँ मिठाइयाँ इसलिए भी नहीं मिलती कि वहाँ घी की अपेक्षा नारियल का तेल का इस्तेमाल अधिक होता है। परंतु वहाँ के होटलों में जब वे घी डालते हैं तो शुद्ध घी ही होता है। मतलब जब भी घी का इस्तेमाल होता है तो शुद्ध घी होता है, उसमें मिलावटें नहीं होती। मतलब ये ईमानदारी होटल वालों की वहाँ प्रसिद्ध है। तो मद्रास, मदुरई, रामेश्वरम, त्रिचिनापल्ली, यहाँ पर हमने देखा है कि बिल्कुल ईमानदारी से वो लोग शुद्ध ताज़े घी का ही इस्तेमाल करते हैं और उसका स्वाद हमको मिलता है। दक्षिण के स्टेशनों पर आपकी आंखों के सामने की पाल में वल्लम मिलाकर देंगे। मतलब वो दूध में क्या मिला के देते हैं, पानी मिला के देते हैं और कहेंगे कि शुद्ध दूध हम नहीं बेचते, हम कॉफ़ी का दूध रखते हैं। इस व्यावसायिक ईमानदारी ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। मतलब वो लोग दूध बेचते हैं पानी मिलाकर तो खुला बोलते हैं कि हम जो है ऐसा ही दूध बेचते हैं। तमिलनाडु को लांघकर जब मैंने केरल में प्रवेश किया तो सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखने की लोकोक्ति का स्मरण आया। मतलब जैसे सावन के अंधे को हरा हरा ही हरा दिखता है, मतलब जो खुद प्रसन्न है उसको सब जगह प्रसन्नता ही दिखती है ना। तो केरल की चप्पा चप्पा ज़मीन आबाद है, हरी भरी है, इसलिए आबादी इतनी घनी है कि वहाँ पैदा होने वाले लोगों को दो दो तीन तीन फसलें भी काफ़ी नहीं है। गरीब जंगल से एक कंद को उखाड़ लाते हैं और उसे भूनकर तथा उबालकर खाते हैं। मतलब वहाँ की ज़मीन, केरल की जनसंख्या बहुत अधिक है, आबादी है, हरी भरी है, फिर भी वहाँ फसलें जो हैं उनको कम पड़ जाती है। गरीब लोग तो कंद मूल खाते हैं, उनके साथ मछली मिला लेने से
पूरा आहार हो जाता है, क्योंकि वो समुद्र तट पर है तो वो मछली का ही आहार करते हैं। बाकी सब उनका तमिल के समान ही है। नारियल का देश होने से लोग उसका विभिन्न रूप में उपयोग करते हैं, मतलब नारियल अधिक होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ नारियल के पत्तों से कई चीज़ें बनाई जाती है और उसका नारियल का ही उपयोग कई तरह से वो लोग करते हैं। उसका पानी भी पीते हैं। गर्मी के दिनों में जगह जगह पानी बिकता है, इससे गर्मी शांत होती है। उत्तर केरल के ग्रामों में भी एक बार जाने का अवसर आया। यहाँ भोजन के अंत में जीरे से उबाला हुआ कुनकुना पानी पीने के काम में लाया जाता है। मतलब यहाँ पर कुनकुना पानी जीरे का दिया जाता है पीने के लिए। उत्तर भारत में तो भोजन पचाने के लिए जीरे नमक का पानी हांडी में भरकर दुकानों और ठेलों पर गली गली बिकता है, पर वहाँ जीरा पानी घरेलू आहार का एक अंग है। मतलब जीरा पानी वहाँ पर घर में भोजन के रूप में ही उपयोग में लाया जाता है। केरल में प्रवेश करते ही स्त्रियों की पोशाक के रंग में अंतर दिखाई देने लगता है। यहाँ वे मतलब केरल की स्त्रियाँ जो है किस तरह की पोशाकें पहनती है, महाश्वेता की छवि धारण कर लेती है। ये क्वेश्चन कई बार इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कई बार पूछा जाता है कि महाश्वेता की छवि क्या होता है। महाश्वेता मतलब बहुत अधिक सफ़ेद। उन्हें तमिलनाडु स्त्री के समान हरा लाल रंग पसंद नहीं, वे उजले रंग के वस्त्र पहनती है। मतलब वे साफ स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र अधिक पहनती है। इस लेख में पोशाक आदि की चर्चा नगर और ग्राम के सामूहिक जीवन को लक्ष्य करके की जा रही। मतलब जो मेन चीज़ वहाँ की मुख्य चीज़ है सामूहिक, वो ही अधिक यहाँ बताई जा रही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कई चीज़ें होती है वो यहाँ नहीं बताई है, लेखक ने इस पाठ में नहीं बताई है। महाराष्ट्र, तमिल और केरल राज्यों की ही नहीं, समस्त देश की शहरी स्त्रियों की वेशभूषा प्रायः समान ही होती जा रही है। मतलब आज जो है कई बार ऐसा देखा जाता है कि सभी जगह पूरे भारत में एक जैसी वेशभूषा महिलाएं पहन रही है। अब वो ऐसा नहीं रहा कि ये केरल की है तो केरल की दिखाई देगी। आजकल सब दूर एक जैसी वेशभूषा भारत की हो गई है। यह हिंदी चित्रपटों का प्रभाव, मतलब चित्रपट है फिल्मों का, यह जो है हिंदी फिल्मों का प्रभाव जान पड़ता है। जैसे आधुनिक महाराष्ट्र की नारी स्वच्छ साड़ी पहनना पसंद करती है, तमिल और केरल की नारी भी उसी तरह साड़ी पहनती है, जिसका एक छोर दक्षिण कंधे से होता हुआ पीछे एड़ी से छूता हुआ झूलता है। मतलब उनकी जो साड़ियाँ पहनने का तरीका है वो अलग होता है। उसका सिर सदा खुला रहने का रिवाज धीरे धीरे उत्तर के शिक्षित घरों में भी बढ़ रहा है। मतलब उनका जो एक पल्लू है वो दक्षिण के कंधे से होता हुआ एड़ी से छूता हुआ झूलता है, और यही रिवाज आजकल उत्तर में भी देखा जा रहा है। वेशभूषा में नारी भारतीय एकता का प्रतीक बनती जा रही है। मतलब पूरे भारत में त्रावणकोर, कोचीन में शिक्षा का प्रसार अधिक होने से जनता के रहन सहन का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा है। मतलब यहाँ पर स्तर अधिक ऊंचा है क्योंकि यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत है। शिक्षित केरल जो है सबसे अधिक शिक्षित प्रदेश माना जाता है। गरीबों के घर भी जो अधिकतर नारियल के विभिन्न अवयवों से बनते हैं। मतलब गरीबों के घर नारियल की ही सब चीज़ों से बनते हैं, छाल, तना, वहाँ की लकड़ी, बिल्कुल स्वच्छ रहते हैं वहाँ के घर। प्रत्येक छोटे से घर के आंगन में 10-5 नारियल और 2-4 केले, कटहल के पेड़ अवश्य दिखाई देंगे। मतलब वहाँ केला और नारियल और कटहल ये वहाँ की प्रसिद्ध वनस्पति है। उत्तर के गांव जहाँ चारों ओर पुरी से घिरे रहते हैं, वहाँ केरल के गांव गली गली स्वच्छ झलकते हैं। मतलब वहाँ गंदगी नहीं है उत्तर की तरह। अधिकांश गांव बिजली से जगमगाते हैं। पोस्ट ऑफिस, छोटा सा दवाखाना और स्कूल के बिना तो गांव बसते ही नहीं। मतलब वहाँ हर गांव में पोस्ट ऑफिस और स्कूल अवश्य होता है। वहाँ हिंदी का इतना अधिक प्रचार है कि गांव गांव में उसे बोलने समझने वाले स्त्री पुरुष मिल जाते हैं। केरल
में तो शिक्षित परिवारों में जहाँ कन्या को संगीत और चित्रकारी, नृत्य आदि की शिक्षा दी जाती है, वहाँ अब हिंदी भी पढ़ाई जाती है। मतलब अब जो है साउथ में भी हिंदी का प्रचार हो रहा है। अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती। बिना हिंदी सीखे वह सुसंस्कृत नहीं समझी जाती। जिसको हिंदी नहीं आती उसको सभ्य नहीं समझा जाता। विवाह के समय पिता अपने भावी दामाद या भावी समधी से कहता है कि संगीत, कला के अलावा मेरी लड़की हिंदी भी जानती है। त्रावणकोर विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष इंटरमीडिएट में लगभग 6000 लड़के लड़कियां हिंदी लेकर परीक्षा में बैठते हैं। मतलब वहाँ हिंदी को आजकल अनिवार्य बना दिया। अब त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी की यात्रा बड़ी रोचक थी। अब लेखक पहुँच गए त्रिवेंद्रम होते हुए कन्याकुमारी। त्रिवेंद्रम के बाजारों में आपको बहुत से स्त्री पुरुष नंगे पैर चलते दिखाई देते हैं। इसका कारण है कि यहाँ प्रायः 12 महीने बूंदाबांदी होती रहती है। मतलब यहाँ बारिश अधिक होती है, इसलिए वो नंगे पैर चलते हैं, है ना। तो इसलिए प्राकृतिक ढंग से ही नंगे पांव वो चलते हैं। विश्वविद्यालय के कार्य से निवृत्त होकर सबसे पहले मैंने समुद्र देखने की इच्छा, क्योंकि कन्याकुमारी समुद्र ही स्थान है। तो प्राध्यापक के साथ हम हवाई अड्डे को छूते हुए समुद्र तट पर गए। वहाँ समुद्र बड़ा उग्र है, खूब आवाज़ करता है। सामने दूर की लहरें छोटी मोटी किश्तियों के समान